नमस्कार। पिछले सप्ताह दक्षिण एशिया में जो घटनाक्रम हुए उन पर आपने कई अहम रिपोर्ट्स और लेख भेजे हैं। इनमें काफी कुछ है, कूटनीतिक तनाव, सीमा पर संघर्ष और कैसे इस क्षेत्र में समीकरण बदल रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सब स्रोतों को ध्यान से देखेंगे, उनकी गहराई में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो विश्लेषण है, वो सामने ला सकें। यह प्रस्तुति प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और आज की ये जो गहन पड़ताल है, ये स्टाइलो न्यूज़ द्वारा संचालित है। स्टाइलो न्यूज़ जो एक एआई आधारित समाचार एप्लीकेशन है। तो जो स्रोत आपने भेजे हैं उनको देखकर हमारा लक्ष्य साफ है। पिछले हफ्ते दक्षिण एशिया में जो भी हुआ, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव हो, भारत पाकिस्तान के आरोप प्रत्यारोप हो या फिर इस इलाके में बदलते हुए समीकरण, इन सबको आसान भाषा में समझना और ये जानना कि इन घटनाओं का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा, स्रोतों में सबसे पहले तो हिमालयी क्षेत्र में आए भूकंपों का जिक्र है। हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब जगह असर महसूस हुआ। लेकिन हाँ, जमीन की हलचल के साथ साथ कूटनीतिक और सामरिक हलचल ने शायद ज्यादा ध्यान खींचा, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। हाँ, ये बात तो कई दस्तावेजों में उभर कर आई है। अफगानिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, मावलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, उनका बयान काफी महत्वपूर्ण था। हाँ। उन्होंने पाकिस्तान के वो दावे सिरे से खारिज कर दिए जिनमें भारत पर आरोप लगाया जा रहा था कि वो अस्थिरता फैला रहा है। जी। और एक स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये काबुल की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और भारत से रिश्ते मजबूत करने की एक साफ मंशा दिखाता है। हाँ, और पाकिस्तान के लिए स्थिति जाहिर है थोड़ी असहज होगी। और ये मामला सिर्फ बयानों तक ही नहीं रुका। जो टाइमलाइन आपने भेजी है उसके हिसाब से देखें तो 9 से 18 अक्टूबर के बीच दोनों देशों की सीमाओं पर गंभीर झड़पें भी हुई हैं। अच्छा जी, और इनमें जानमाल का नुकसान भी हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में इसकी डिटेल्स भी हैं। फिर तनाव कम करने के लिए कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की कोशिश की, जिसके बाद 19 अक्टूबर को दोहा में एक संघर्ष विराम समझौता हुआ। ओके। आगे बातचीत तुर्की में होनी थी, लेकिन वो इस्तांबुल में रुक गई है। अच्छा, रुक गई। हाँ, अब अगली बातचीत 6 नवंबर को होनी है, तो ये एक अहम तारीख है, इस पर नजर रखनी होगी। और इन झड़पों के पीछे क्या वजहें बताई जा रही हैं? स्रोतों में कुछ अलग अलग बातें दिखती हैं। पाकिस्तान तो लगातार कह रहा है कि अफगानिस्तान टीटीपी मतलब तहरीके तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तानी तालिबान कह लें, जी, टीटीपी, उन जैसे गुटों को पनाह दे रहा है। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ अफगान पक्ष का कहना है, जैसा एक विश्लेषण में है, कि पाकिस्तान उनकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, हवाई हमले कर रहा है। और वो डूरन रेखा वाला पुराना विवाद, हाँ, वो ऐतिहासिक डूरन रेखा विवाद तो है ही, ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। अफगानिस्तान उसे मानता नहीं। ये भी तनाव की एक बड़ी जड़ है। सिर्फ सीमा का नहीं, पहचान का भी मुद्दा है ये। और इसी तनाव भरे माहौल में एक रिपोर्ट में जिक्र है तालिबान सरकार की कुनार नदी पर बांध बनाने की योजना का। हाँ, कुनार नदी। जी, ये नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के चित्राल इलाके में जाती है। वहाँ पानी का बड़ा जरिया है ये। और रिपोर्ट में ये भी इशारा है कि इस प्रोजेक्ट में कोई चीनी कंपनी शामिल हो सकती है। ओहो, तो मतलब ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रहा, एक बड़ा खिलाड़ी भी आ सकता है इसमें। और जाहिर है पाकिस्तान ने इस पर काफी चिंता जताई होगी। बिल्कुल। एक लेख में पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से यही कहा गया है कि इससे उनके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पानी की सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता है। वहाँ खेती और जो छोटी पन बिजली परियोजनाएं हैं वो इसी नदी पर निर्भर हैं। तो ये पानी का मुद्दा, ये सीमा और आतंकवाद वाले तनाव में एक और मुश्किल जोड़ रहा है। क्या दूसरे स्रोतों में इस बांध के साइज या चीनी कंपनी की बात की कोई पुष्टि है? सीधी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन कुछ विश्लेषण ये जरूर कह रहे हैं कि चीन इस इलाके में अपना असर बढ़ाने के लिए ऐसी परियोजनाओं में दिलचस्पी ले सकता है, खासकर जब पाकिस्तान पहले से ही सीपैक के जरिए चीन का अहम पार्टनर है। और सीमा बंद होने का आर्थिक असर भी साफ दिख रहा है। आंकड़े बताते हैं करीब $50 मिलियन का व्यापार घाटा। $50 मिलियन? जी, और लगभग 20 से 25 हजार सीमा पर काम करने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। हाँ, तो कूटनीतिक तनाव का सीधा असर आम लोगों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है। और इसीलिए अफगान व्यापारी अब भारत, बांग्लादेश या चीन जैसे दूसरे बाजारों की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री तलाल चौधरी का बयान भी है। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के सैद्धांतिक रुख को दुनिया मान रही है और सीमा उल्लंघन का कड़ा जवाब देंगे। लेकिन इसी के साथ एक और चिंता की बात सामने आई है। एक खुफिया रिपोर्ट का जिक्र है आपके नोट्स में जी, कि ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के आतंकियों को कथित तौर पर पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है और उनका निशाना अफगान तालिबान है।
अच्छा। ये तो एक तरह की प्रॉक्सी वॉर जैसी बात हो गई और इसकी आंच जम्मू कश्मीर तक पहुंचने का डर भी जताया गया है। ये तो वाकई बहुत उलझी हुई स्थिति है। हाँ, बहुत ज्यादा। और अलग-अलग स्रोत इसे अपने अपने नजरिए से दिखा रहे हैं। जैसे आपने बताया, पाकिस्तानी अखबार हैं डेली आज, एक्सप्रेस उर्दू, वो तालिबान पर अविश्वास और पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। वहीं फॉरेन पॉलिसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन स्थिति की जटिलता, अलग-अलग गुटों के समीकरण और वो जो नाजुक संघर्ष विराम है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। सही बात है। तो ये याद रखना जरूरी है कि जमीनी हकीकत अक्सर किसी एक पक्ष के बयान से कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। अब अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से थोड़ा हटकर भारत पाकिस्तान रिश्तों पर आए, तो यहाँ भी तनाव कुछ कम नहीं दिख रहा है आपके स्रोतों के हिसाब से। भारत ने यूएन में पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है और खास तौर पर अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले का जिक्र किया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। जी, वो दुखद घटना। हाँ, और साथ ही भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान के अंदर किए गए ऑपरेशन सिंदूर काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक को भी सही ठहराया है। मतलब भारत का रुख अब ज्यादा आक्रामक है सीमा पार आतंकवाद पर। ऐसा ही लगता है, शायद रक्षात्मक के बजाय अब आक्रामक रुख है। और शायद इसकी एक वजह हाल की खुफिया जानकारी भी हो सकती है। एक रिपोर्ट जो आपने भेजी उसके मुताबिक पाकिस्तान ने LOC मतलब नियंत्रण रेखा के पास 35 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड फिर से एक्टिव कर दिए हैं। 35 से ज्यादा? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, गंभीर संकेत हैं ये। और इसके जवाब में खबर है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी शुरू कर दी है। सीमा पर हाई अलर्ट है। ओह, तो ये स्थिति कभी भी खतरनाक मोड़ ले सकती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी है आपके नोट्स में। वो भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को एक साथ दो मोर्चों पर उलझा रहा है, पूर्वी मोर्चा यानी भारत के साथ और पश्चिमी यानी अफगानिस्तान के साथ। और उनका ये दावा कि तालिबान नेतृत्व पर भारत का नियंत्रण है, ये तो काफी चौंकाने वाला है। भारत ने इसे खारिज भी किया है। जी, भारत ने खारिज किया है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखाता है कि दोनों देशों में भरोसे की कितनी कमी है। और कुछ और बातें भी हैं जो स्थिति को और उलझा रही हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान कथित तौर पर अपने उन आतंकी नागरिकों को वापस नहीं ले रहा जिन्हें अफगानिस्तान से निकाला जा रहा है। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा ISI और दाऊद इब्राहिम ग्रुप पर नार्को जिहाद को बढ़ावा देने की खबरें भी हैं और पर भारत और दूसरे गैर मुस्लिम देशों के खिलाफ इस्तेमाल करना। हालांकि इन दावों की पुष्टि मुश्किल है, पर इनका जिक्र होना ही तनाव को दिखाता है। बिल्कुल। और इसी सब सैन्य और रणनीतिक माहौल के बीच एक रक्षा रिपोर्ट में पाकिस्तान की हैंगर क्लास पनडुब्बी योजना का जिक्र है। हाँ, वो चीनी डिजाइन वाली पनडुब्बी। जी, 2026 में पहली पनडुब्बी शामिल करने की योजना है। ये चीन के साथ $5 बिलियन की बड़ी हथियार डील का हिस्सा है। $5 बिलियन? हाँ, मकसद साफ है, हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाना। क्या आपके स्रोतों में इसका कोई विश्लेषण है कि ये भारत की नौसैनिक रणनीति पर कैसे असर डालेगा? हाँ, कुछ विश्लेषण इस पर जोर दे रहे हैं कि ये पनडुब्बी डील सिर्फ पाकिस्तान की अंडर वाटर क्षमता ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि हिंद महासागर में चीनी नौसेना की मौजूदगी को भी एक तरह से आसान बनाएगी। अच्छा। तो ये भारत के लिए दोहरी चुनौती हो सकती है। एक तरफ पाकिस्तान की बढ़ी हुई नौसैनिक ताकत, दूसरी तरफ चीन का बढ़ता समुद्री प्रभाव। और जैसा आपने बताया, भारतीय अखबार जैसे दिव्य भास्कर, प्रो केरला न्यूज, वो LOC पर बड़ी गतिविधि और पाकिस्तान के इनकार पर लिख रहे हैं। हाँ। वहीं नवभारत टाइम्स नार्को जिहाद वाले एंगल को देख रहा है और पाकिस्तान टुडे जैसे पाकिस्तानी स्रोत भारत पर प्रॉक्सी युद्ध के आरोप दोहरा रहे हैं। तो मीडिया कवरेज भी अपने आप में एक तरह का सूचना युद्ध बन गया है। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि एक तरफ भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान में इतना तनाव है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में एक नई गर्मजोशी दिख रही है। हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अक्टूबर में दिल्ली आए और अब नवंबर में तालिबान ने दिल्ली में अपना पहला राजनयिक नियुक्त किया है। जी, ये महत्वपूर्ण कदम है। और भारत ने भी कहा है कि वो काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलेगा। ऐसा लग रहा है भारत अब पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे काबुल से रिश्ते बना रहा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। और भारत ने खुलकर अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन भी किया है। एक स्रोत के मुताबिक भारत ने कुनार नदी बांध जैसी विकास परियोजनाओं में मदद की पेशकश भी की है। अच्छा, कुनार बांध में भारत की मदद, ये पाकिस्तान के लिए चिंता की बात होगी? हो सकती है। और बगराम एयरबेस का जिक्र भी है, जो पहले अमेरिकी सेना का मुख्य अड्डा था। हाँ, बगराम। कुछ अटकलें हैं कि क्या भारत इसके इस्तेमाल या संचालन में कोई भूमिका निभा सकता है। हालांकि अभी कुछ साफ नहीं है, पर ऐसी चर्चा होना भी अहम है। इसी बीच एक मानवीय पहलू भी है।
टाइम्स हायर एजुकेशन के हवाले से आपके नोट्स में है कि ब्रिटेन ने सख्त वीजा नियमों की वजह से अफगान छात्रों के आवेदन रोक दिए हैं। हाँ, ये दुखद है। ये उन छात्रों के लिए बड़ा झटका है जो अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य चाहते थे। दिखाता है कि बड़ी ताकतों के फैसले कैसे दूर बैठे लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। और क्षेत्रीय समीकरणों में एक और अहम मोड़ बांग्लादेश से जुड़ा है। निक्केई एशिया और लाइव हिंदुस्तान के लेखों में इसका जिक्र है। हाँ, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार, जी, उनका झुकाव पाकिस्तान और तुर्की की तरफ दिख रहा है। और वो ग्रेटर बांग्लादेश का विवादित नक्शा तोहफे में देना, जिसमें कथित तौर पर भारत के कुछ हिस्से भी दिखाए गए हैं। ओहो। और पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना, जैसे ढाका में आईएसआई सेल की कथित स्थापना की खबरें या नौसैनिक अभ्यास, ये सब भारत के लिए यकीनन चिंता की बात है। तो ये दक्षिण एशिया में एक नए तरह का गठजोड़ बन सकता है? संकेत तो कुछ वैसे ही मिल रहे हैं। आसियान शिखर सम्मेलन का भी जिक्र है आपके स्रोतों में। भारतीय प्रधानमंत्री वहां नहीं थे। दिवाली और अमेरिका के साथ कुछ व्यापारिक तनाव की वजह बताई गई। विदेश मंत्री गए थे। क्या स्रोतों में इस पर कोई विश्लेषण है कि उनकी अनुपस्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया में कैसे देखा गया? मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ ने इसे भारत की एक्ट ईस्ट नीति में एक ठहराव की तरह देखा, तो कुछ ने कहा कि ये घरेलू प्राथमिकताओं और दूसरी वैश्विक व्यस्तताओं का नतीजा है। विदेश मंत्री की उपस्थिति ने शायद निरंतरता बनाए रखने की कोशिश की। और शिखर सम्मेलन में एआई अपनाने से आसियान देशों में बढ़ते आर्थिक फासले का मुद्दा भी उठा। जी, और तिमोर लेस्ते का 11वें सदस्य के रूप में शामिल होना भी। ये दिखाता है कि क्षेत्रीय मंचों पर आर्थिक और तकनीकी मुद्दे भी कितने अहम हैं। हाँ, एआई विभाजन का मुद्दा तो आगे चलकर क्षेत्रीय असमानताएं और बढ़ा सकता है। बिल्कुल। और एक और अंतर्राष्ट्रीय घटना है। मनी कंट्रोल वाले लेख में अमेरिका ने 2026 की डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी से कई देशों को बाहर कर दिया है, जिनमें बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, क्यों? वजह बताई गई है कि इन देशों से अमेरिका में अप्रवासियों की दर पहले से ही काफी ज्यादा है, तो ये वैश्विक प्रवासन नीतियों में बदलाव का भी संकेत है। तो कुल मिलाकर ये सारे स्रोत मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि दक्षिण एशिया इस वक्त कई मुश्किल और एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। अब आगे क्या, किन चीजों पर हमें खास नजर रखनी चाहिए? आपके स्रोतों के आधार पर देखें तो आने वाले दिनों और हफ्तों में कुछ चीजें अहम होंगी। पहला, 6 नवंबर को अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल में जो बातचीत रुकी थी, उसका क्या होता है? क्या वो दोबारा शुरू होती है? हाँ, ये देखना होगा। दूसरा, 8 नवंबर को पाकिस्तान नौसेना प्रमुख की ढाका यात्रा। ये बांग्लादेश पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा सहयोग का एक और सबूत हो सकती है। तीसरा, कुनार नदी बाढ़ परियोजना पर क्या प्रकृति होती है और चीन की भूमिका कितनी साफ होती है? सही। चौथा, भारत की ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी की खबरें कितनी पक्की हैं और क्या सीमा पर तनाव और बढ़ता है? जी। और पांचवां, 2026 में पाकिस्तान की वो जो चीनी हैंगर क्लास पनडुब्बी है, उसे शामिल करने की दिशा में क्या कदम उठते हैं? वाकई ये साफ है कि ये क्षेत्र एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। पानी से लेकर सीमा विवाद, आतंकवाद से लेकर कूटनीति और बदलते वैश्विक समीकरण, सब कुछ आपस में उलझा हुआ है। हर देश अपने हितों को साधने की कोशिश में है, जिससे भविष्य अनिश्चित लग रहा है। जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत और कूटनीति से हल निकलेगा या ये क्षेत्र और अस्थिरता की तरफ जाएगा? आपके स्रोतों का ये विश्लेषण कम से कम इन जटिलताओं को समझने में तो मदद करता ही है। आज की इस गहन पड़ताल को मुमकिन बनाने के लिए हम अपने प्रायोजक प्रोवेव एआई को धन्यवाद देते हैं। और ये विश्लेषण स्टाइलो न्यूज़ द्वारा तैयार किया गया था। स्टाइलो न्यूज़ एक अनुभव मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से व्यक्तिगत इंटेलिजेंस स्टाइल की जानकारी देता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने आज आपके स्रोतों से जानकारी निकाली। जी, स्टाइलो न्यूज़ को अनुभवी इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स ने बनाया है। ये 250 से ज्यादा स्रोतों से रियल टाइम में डेटा लेता है, 20 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपको तुरंत जरूरी जानकारी और विश्लेषण देता है। आप इसमें लोकेशन एआई बॉट है इस्तेमाल करके दुनिया भर की घटनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टम रिपोर्ट भी बना सकते हैं। अगर आप भी दुनिया भर की खबरों पर एआई संचालित ऑन डिमांड इंटेलिजेंस ब्रीफिंग चाहते हैं तो www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता ले सकते हैं। स्वर बदलकर मित्रवत।
आज हमारे साथ इस जानकारी की यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है दक्षिण एशिया की इन जटिल घटनाओं पर जो स्रोत आपने साझा किए थे, उनका ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि पानी जैसा बुनियादी संसाधन, जैसे खुनार नदी का मामला हमने देखा, वो भविष्य में इस क्षेत्र में सहयोग या शायद संघर्ष का एक कितना बड़ा केंद्र बन सकता है। इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। और अगर आप भविष्य के विश्लेषण के लिए कोई और विषय या स्रोत सुझाना चाहें तो हमें जरूर बताइएगा। और ताज़ा अपडेट्स के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।